तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जस्ट आयनिक बॉन्ड हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक आयनिक बॉन्ड के बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है फजान्स रूल। और फजान ने क्या कहा, फजान ने कहा कि कोई भी बॉन्ड दुनिया का 100% आयनिक नहीं है, कि कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं है। अब ये कोवेलेंट वाली बात तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आया, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ गया। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। कोई भी बॉन्ड दुनिया का ना तो 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है। आगे लिखिए, द आयनिक बॉन्ड हैव सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर and covalent bond have some percentage of ionic character. Ionic bond has some percentage of covalent character and covalent bonds have some percentage of ionic character. तो पहले हम लोग ये आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है। ये जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इस आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। इस आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, आयनिक बॉन्ड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कौन है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। जब ये दोनों आयन, और इसका नेगेटिव चार्ज साथ नहीं जाएगा ना, इसको भी साथ ऐसे ले जाते हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन थोड़े थोड़े दूर हैं, तब क्या होगा, तब इसमें पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, करीब आएगा, इसके क्या आएगा, करीब आएगा, क्या होगा, इसमें एक पोलराइजेशन आ जाएगा। क्या पोलराइजेशन आएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं ऐसे रंग से बनाता हूं जो इसके ऊपर दिख सके आपको। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा ऐसे पोलराइज हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है, एक मिनट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा पोलराइज होगा ऐसे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। और कंप्लीटली पोलराइज होके ये ऐसे ओवरलैप कर लेगा। क्या कर लेगा, ऐसे ओवरलैप कर लेगा। और जहां कहीं भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वहां पर कौन सा कैरेक्टर पैदा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होगा। वहां पे कौन सा कैरेक्टर पैदा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होगा। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर, TER। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, जब ये इसका न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। खींचेगा तो ये इसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, उसके शेप को डिफॉर्म कर देना, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। डिस्टॉर्शन ऑफ शेप मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। तो ये
पॉजिटिवली चार्ज्ड जो न्यूक्लियस है वो सामने वाले एनायन को उसके शेप, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। और जब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ये जो सर्कुलर शेप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह के एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह के शेप में कन्वर्ट होगा तो इसका जो ऑर्बिटल है वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल। और जहां कहीं भी डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा, जहां कहीं भी डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा, वो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आएगा, ये ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा वहां पे, ओवरलैपिंग होगा। और जहां कहीं भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वहां पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी जो आयनिक बॉन्ड था, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कर गया। ओवरलैपिंग की वजह से उसमें कौन सा कैरेक्टर आया, कोवेलेंट कैरेक्टर आया, एंड ड्यू टू विच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। और यह बात पहली बार किसने बताई, फजान्स ने बताई। तो ये लिख लिए, तो फिर मैं ना चरणबद्ध तरीके से आपको दिखाता हूं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि कैसे ऐसा हो रहा है। अगर ये आप बना लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़े आगे। बढ़ा जाए। अब देखिए, ये ऐसे एकदम अचानक से नहीं होता है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन है। दिस इज योर कैटायन एंड दिस इज एनायन। ये कैटायन और एनायन है। अब ये कैटायन और एनायन जैसे जैसे आपस में एक दूसरे के पास क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये अप्रोच कर रहे हैं तो धीरे से फिर ये भी आगे बढ़ा होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा जो ये जो डिस्टॉर्शन अब स्टार्ट हो चुका, डिस्टॉर्शन अब स्टार्ट हो गया। और जब आप इसको और थोड़ा पास लाइएगा, जब आप इसको और थोड़ा पास लाइएगा तो इसमें भी डिस्टॉर्शन होता है, इसमें भी डिस्टॉर्शन होता है, पर बहुत थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। पॉजिटिव में होता है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट, ये भी करता है पर इतना डिस्टॉर्ट नहीं करता जितना कौन डिस्टॉर्ट करता है, ये आपका डिस्टॉर्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। और ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ है व्हेन बोथ दी कैटायन एंड एनायन अप्रोचेज ईच अदर, जिसकी वजह से यहां पे कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा हो गया। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, overlapping of orbital leads to covalent bond formation. Orbital leads to covalent bond formation, covalent bond formation। ये चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप इसको दिखा दीजिए। अब स्टेटमेंट पहले लिखिए, उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा, या पहले डायग्राम बना लिए तो उसके नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिए। व्हेन कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, व्हेन कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, जब कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच कर रहा है, व्हेन अ कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इट, it attracts the electron cloud of anion towards it। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसका, एनायन का, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन।
क्योंकि कैटायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो इसके बारे में लिखेंगे। हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन gets distorted, hence the electron cloud of anion gets distorted मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, पढ़ा है अभी, लिखवाए थे ना तो पिछले पेज पे, डिफॉर्मेशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ आयन। ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे, ये जो आयन का डिस्टॉर्शन हुआ है इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। देख रहे हैं यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये पोलर बना दिया ना इसको डिस्टॉर्ट करते, कि सारा पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड एक तरफ आ गया तो पॉजिटिव क्लाउड उससे दूर चला गया, जिसकी वजह से उसके पोलराइजेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ एनायन। आगे लिखिए, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कैटायन, the electron cloud of the cation also gets distorted। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन का भी डिस्टॉर्ट होता है पर रिलेटिवली बहुत कम। the electron cloud of the cation also gets distorted, that is polarized by the anion, that is polarized by the anion, but it is far less, it is far less because of its size। साइज की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन है वो काफी कम है। फुल स्टॉप। मान लीजिए कैटायन अगर किसी केस में बड़ा भी है तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसकी वजह से उसका जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज वो ज्यादा होता है, तो वो हमेशा सामने वाले को डिस्टॉर्ट ही करेगा क्योंकि उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। ये बात समझ में आया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दीजिएगा, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको, एंड जेड इफेक्टिव इज व्हाट, जेड इफेक्टिव इज व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ज्यादातर केस में जो कैटायंस होते हैं उसका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादातर केस में जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात भी आपको क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। द पोलराइजेशन ऑफ द आयन, the polarization of the ion results in high density of electron cloud, high density of electron cloud. The polarization of ion results in high density of electron cloud. This results in the formation of bond that is intermediate between ionic and covalent bond, ionic and covalent bond known as partial ionic covalent bond। डन। ये डायग्राम सब बना लिए, बढ़े आगे, ये बना चुके उसके नीचे, ये बना लिए है ना, जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा, इसमें भी डिस्टॉर्शन है पर इसमें डिस्टॉर्शन क्या है, छोटा है, इसलिए इसको ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है। बढ़े आगे तो बोलिए, बढ़ जाएं, जल्दी बनाइए। ये बना चुके,
जल्दी जल्दी लिखिए। क्या? Between ionic and covalent bond is known as partially ionic covalent bond. Partially ionic covalent bond. अरे उसको चढ़ाओ ना एक दूसरे के ऊपर यार, अरे दोनों को ओवरलैप कराओगे ना, तब ये दूर दूर करे जा रहा, चढ़ाना है ना यार, कब सीखोगे ये सब? अब 11-12 में आ गया, अभी तक ये सब तुम नहीं सीखा है, कैसे डायग्राम बनाना है। तुम हंस कर है। अब देखिए कैटायन जो होता है इसकी साइज हमेशा कम होती है। उसका कारण है इसमें हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से कैटायन पोलराइजेस दी एनायन। कैटायन जो है वो किसको क्या करता है? पोलराइज करता है। किसको पोलराइज करता है? एनायन को। एंड दिस पावर इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग जी, पॉजिटिव चार्ज मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स ही पोलराइज कर सकते हैं। रुकिए, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एक एटम के अंदर मान लीजिए सोडियम ही पकड़िए, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया तो सोडियम प्लस हुआ, कैटायन बना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब 11 लड़का 10 गो लड़की को पकड़े हुए है, तो ज्यादा ना कस के पकड़ेगा, नहीं बुझा रहा है। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ना खींच के रखेगा अपने तरफ, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यही बात ना आपको बताए, Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या चार्ज है? ज्यादा है। क्यों? 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एक प्रोटॉन का तो पूरा ताकत अभी बाकी है, तो सामने से किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है? खींच सकता है ना। इसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जो जनरली कैटायंस में होता है, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी ओर। अरे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही ना सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। तो कैटायन के पास ही ना पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सामने वाले को क्या कर सकता है? खींच सकता है। एक दो कारण है, एक तो इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के करीब है, जो न्यूक्लियस के करीब है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा खींचता है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके रेस्पेक्ट में? कैटायन के रेस्पेक्ट में। ये कौन है? ये है कैटायन, ये है कैटायन। अब आप देखिए एनायन को, एनायन को देखिए, ये एनायन है, एनायन में नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है। रीजन क्या है कम होने का? इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। तो अपना इसका इलेक्ट्रॉन संभालिए नहीं रहा, तो दूसरे का क्या खींचेगा? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18। तो 17 गो प्रोटॉन में 18 गो इलेक्ट्रॉन है, तो मानिए 17 को खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना नहीं खींच पा रहा है, दूसरे का कहां से खींचेगा? तो इसमें पोलराइजिंग पावर कम होता है। पोलराइजिंग पावर अगर कम है, तात्पर्य इसमें क्या है? कैटायन, एनायन गेट्स पोलराइज्ड,
ये पोलराइज्ड होता है और ये पोलराइज करता है। कैटायन पोलराइजेस द एनायन, एनायन गेट्स पोलराइज्ड बाय कैटायन। बात समझ में आ रही है? और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, डिस्टॉर्ट होने की यानी पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो कैटायन में होता है पोलराइजिंग पावर क्योंकि ये एनायन को पोलराइज करता है, और एनायन में होता है पोलराइजिबिलिटी क्योंकि ये पोलराइज होता है। यहां तक कोई डाउट? दो लाइनें इस सब डायग्राम के नीचे लिख दीजिएगा। द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। ये फोटो सब बना लिए? जल्दी जल्दी बनाइए, इसके नीचे लिखिए द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन is called polarizing power. The power of cation to polarize the anion is called polarizing power. जो मैंने यहां लिखा है देखिए, पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास क्या पावर है? ये सामने वाले को क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा। और एनायन के बारे में लिखिए द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड is called polarizability. The tendency of anion to get polarized is called polarizability. इसको क्या कहते हैं? पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। तो एनायन में पोलराइजिबिलिटी होती है और कैटायन पोलराइजेशन पावर होता है। वो पोलराइज करता है, एनायन पोलराइज होता है। डन? अच्छा सर, ये सब जान के हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको देखिए, नोट डाल के लिखिए क्या करेंगे। जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा जिसमें होगा, यानी मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम। ये पता कैसे चलेगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है? तो सर कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग को ये पता चले कि किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है और किसकी पोलराइजेशन कम। तो पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन इज इक्वल टू चार्ज बाई रेडियस होता है। चार्ज बाई रेडियस, ये फॉर्मूला है उसका, चार्ज बाई रेडियस। दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई आर। दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। डन? लिखिए उसके नीचे, ये सब लिख लिए, इसके नीचे लिखिए दिस पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, दिस पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड the partial covalent character of ionic bond was first discovered by Fazan, and the rule that explains the covalent character in ionic compound, are called Fazan's rule. The rule which explains the covalent character in ionic compound are called
फजान्स रूल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फजान्स रूल कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन एग्जाम में आएगा कि फजान्स रूल किसको कहते हैं, तो जो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन व्हेन दे अप्रोचेस ईच अदर, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स बिटवीन देम। दिस थ्योरी इज नोन एज, या दिस रूल इज नोन एज फजान्स रूल। और ये पहली बार किसने देखा? फजान ने देखा। अब पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज और रेडियस के ऊपर। तो लिखिए, फैक्टर ऑन विच कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स आर, फैक्टर ऑन विच कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर of ionic bond depends on ionic bond depends on क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर ये आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है? पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, charge and size of cation, charge and size of cation। अब जरा आप खुद से सोच कर देखिए, अगर पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन का फॉर्मूला है चार्ज बाय साइज या रेडियस। चलिए, आप रेडियस कह रहे हैं तो फिर रेडियस ही लिख देते हैं, वैसे साइज भी एक ही बात था, पर ठीक है, आपने रेडियस कहा है तो रेडियस ही लिख देते हैं। अब ये दिखाई दे रहा है कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? चार्ज है। यानी अगर किसी का चार्ज ज्यादा है मतलब उसमें पोलराइजिंग पावर, यानी अगर कोई मेटल +1 है, कोई मेटल +2 है और कोई मेटल +3 है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? +3 वाले में। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आंसर आपको देना है। एग्जाम्पल, NaCl, MgCl2 and AlCl3 write the order of ionic character and covalent character। तो इसमें तीनों में क्या है? कैटायन से एनायन सेम है, तो कैटायन के ऊपर जाएंगे। यहाँ कैटायन +1, यहाँ Mg+2 और यहाँ एल्युमिनियम +3। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, और जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यानी जिसका चार्ज ज्यादा उसका फाई ज्यादा, जिसका फाई ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर कम। यानी सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास है? किसके पास है? AlCl3 के पास। उससे कम MgCl2 के पास। और सबसे कम, याद करिए जिस दिन मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, आपको मैंने कहा था कि देखिए AlCl3 मैं ऐसा बना रहा था, याद है? मैंने AlCl3 कोवलेंट बॉन्ड से क्यों बनाया था? क्योंकि AlCl3 एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड। कौन बताया? फैजान ने बताया। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए कि भाई इसमें देखकर तो आयनिक लग रहा है लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, उसका आंसर कौन देगा? फैजान देगा। कैसे देगा? साइज और रेडियस के। क्लियर? तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास है? AlCl3 के पास है। इसीलिए इसका हम हमेशा ऐसा बनाते थे। कभी भी मैंने AlCl3 को, आप याद करिए, गलती से भी मेरे हाथ से कभी ऐसे नहीं लिखाया
कि Al+3 हो जाएगा प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस होगा। कभी आज तक मेरे हाथ से ऐसा लिखाया? नहीं लिखाया। उसका कारण क्या है? ये आयनिक करेक्टर दिखाता ही नहीं है। ये कैसा करेक्टर दिखाता है? ये हमेशा कोवेलेंट करेक्टर दिखाता है। इसलिए बॉन्ड जो बना है वो कैसा बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। कौन सा? चार्ज। नाउ मूविंग टू साइज। इसका बी पॉइंट, साइज ऑफ कैटायन। देखिए फाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जिसका रेडियस कम उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। क्यों? सोचिए, जो छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जिसका साइज स्मॉल उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें पोलराइज करने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसमें पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी उसमें कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। और जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका आयनिक करेक्टर कम होगा। अभी ये क्या मैं लिख रहा हूं? 2 बार से यही लिख रहा हूं। आयनिक AIONIC आयनिक करेक्टर, एनायनिक लिख दे रहा हूं। डन। यानी अगर कोई चार्ज है जो एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में होगा? इसमें, फिर इसमें, और सबसे कम इसके अंदर। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर का है? एग्जाम्पल है BCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें है? कैसे बढ़ेंगे तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, यानी जब आप उधर से इधर आएंगे तो इसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा। यानी BeCl2 कौन सा करेक्टर दिखाएगा? कोवेलेंट करेक्टर। यही कारण है कि कभी भी BeCl2 को हम लोग नहीं लिखते हैं B+2 और साथ में ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। BeCl2 हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे। ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? क्योंकि इसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यहां तो कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? देन पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन। अब बढ़ते हैं आगे, साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन। ये अब सेकेंड पॉइंट है, साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एनायन में कौन सी पावर होती है? एनायन में होती है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी मतलब जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। क्यों? न्यूक्लियस से वो बहुत दूर है, तो जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर उसका पोलराइजेशन आसानी से किया जा सकता है, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर। तो साइज ऑफ एनायन में, साइज ऑफ एनायन में जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि साइज ऑफ कैटायन में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। तो याद रखिएगा, साइज ऑफ एनायन पोलराइजेशन, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका क्या ज्यादा? कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, और जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका आयनिक करेक्टर कम। तो ये आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इस हिसाब से इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका और फिर इसका। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। LiF
LiCl and LiBr and LiI, क्या बोला? LiF, LiCl, LiBr एंड LiI, इसमें आपको कोवेलेंट करेक्टर निकालना है कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। Li तो सब में कॉमन है तो इसको तो हटा ही दीजिए। बचा क्या? फ्लोरीन छोटा साइज, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा, और आयोडीन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है। अब जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा, जिसकी पोलराइजेशन उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, यानी जब आप ऐसे से ऐसे बढ़िएगा तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा और आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब LiI आयनिक नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है? कोवेलेंट नेचर का। डन? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ये इसका ए पॉइंट था जो हमने साइज डिस्कस किया। अब इसका क्या है? बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन का क्या मतलब है? चार्ज ऑफ एनायन का मतलब है फाई इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। जिसका चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा, जिसका चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा, मतलब क्या है उसका? कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है और कम प्रोटॉन रख रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा होगा उसका तो अपना ही इलेक्ट्रॉन उसके रीच के बाहर है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका अपना प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता है। तो जैसे ही कोई छोटा सा कैटायन उसके पास आएगा वो उसको क्या हो जाएगा? तुरंत आसानी से क्या हो जाएगा? पोलराइज कर जाएगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, यानी जो एनायन है अगर किसी के ऊपर -1 है, किसी के ऊपर -2 है और किसी के ऊपर -3 चार्ज है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किस में है? -3 वाले में। तो जैसे जैसे आप यहां से यहां बढ़िएगा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा और आयनिक करेक्टर घटेगा। डन? एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है AlF3 Al2O3 और Aln, ये एग्जाम्पल है। अब यहां पे तीनों में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के बारे में तो सोचना नहीं है। फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज? -1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -2। और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज? -3। जैसे जैसे यहां से यहां क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा, कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा और आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है डन? कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? कोई कुछ सवाल अगर आपसे पूछ दे, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं। PbCl2, क्वेश्चन लिखिए। PbCl2 इज व्हाइट इन कलर बट PbI2 इज येलो। क्वेश्चन है PbCl2 is white in color but PB क्या बोला? PbI2 is yellow. Explain why.
PbI2 इज येलो। आप बोलेंगे साला पढ़ाता क्या है, क्वेश्चन क्या देता है। येलो इन कलर, एक्सप्लेन वाई। येलो इन कलर, एक्सप्लेन वाई। अब देखिए पढ़े जो है वहीं से आएगा, पर कैसे आएगा बस वो देखना है। ध्यान से देखिए, आप खुद से नहीं दे पाएंगे, मैं पढ़ा दे रहा हूं तो आप दे पाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा है ना कि ये कलरफुल है और ये कलरफुल नहीं है, व्हाइट मतलब कलरफुल नहीं है और कोई दूसरा है तो कलरफुल है। अब देखिए आपको कंपेयर किसको किसको करना है, PbCl2 एंड PbI2। Pb के बारे में तो सोचना ही नहीं है, किसके बारे में सोचना है, क्लोरीन -1 एंड आयोडीन -1। चार्ज सेम है अलग अलग है, सेम है, बट साइज इसका छोटा है पर इसका रिलेटिवली बड़ा है। यानी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। जिसका साइज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, जिसका साइज ऑफ एनायन ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ एनायन अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसकी पोलराइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर कम। आयनिक कैरेक्टर कम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट सेल में थे, कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, माने इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो जो इसका आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन था वो टाइटली हेल्ड है या लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड है। तो ये दोनों बात लिख लेते हैं। आयनिक कैरेक्टर कम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, लूजली हेल्ड हो गए। और अगर कोई लूजली हेल्ड है तो वो आसानी से अपने हायर ऑर्बिट में जंप करेगा और फिर रिटर्न आएगा। और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट में जंप करके नीचे आता है तो आपने एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था वो कलर दिखाएगा। तो ये येलो कलर का क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से हायर ऑर्बिटल में जंप कर सकता है और जब रिटर्न आ रहा होगा तो ये कलर दिखाएगा। ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, इसलिए कौन सा कलर है, व्हाइट कलर। तो कोई भी कंपाउंड कलरफुल है, वो क्यों कलरफुल है, अभी लॉजिक समझ में आया, क्लियर। तो ऐसे सवाल देखिए, पूछा फजान्स रूल से है पर फजान रूल का इसमें कोई भी बात नहीं बोला है, लेकिन अगर ये सवाल आ जाएगा तो इसको जस्टिफाई कहां से करेंगे, फैजान्स रूल। तो याद रखना, ऐसे कलर वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कहां छुपा हुआ है, फैजान्स रूल में। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, जो एक्साइट होगा और क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। और जो कलर दिखाता है, तो अगर आप देखिएगा जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा वो कलरफुल, जिसकी पोलराइजेशन कम वो कम कलरफुल। देखिए यहां दिख रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा कलरफुल, जिसका पोलराइजेशन कम वो नॉन कलरफुल। तो सवाल आपसे अगर ऐसा पूछ ले तो कर लेंगे। एक सवाल घर काम के लिए लिख लीजिए, SnCl2 is white in color, SnCl2 is white in color, whereas SnCl2 is white in color, whereas SnI2 is red. Explain why. लॉजिक सेम है। एक क्लास छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद अगले क्लास में कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। कहीं पे ना अगर आपसे क्या पूछ ले, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ले, व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी, सीधे लॉजिक लिख लीजिए, जिसका आयनिक कैरेक्टर, जिसका आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है,
उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। कोई डाउट? छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए और उससे आप इसका आंसर कर पाएंगे। Li2CO3 कॉमा Na2CO3 कॉमा K2CO3 Rb2CO3, मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ है। अब जरा बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो कार्बोनेट आयन तो क्या है, फिक्स है। चार्ज सब में भी क्या है, फिक्स है। सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, सेम चार्ज है, क्योंकि सब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। पर साइज इसका क्या है, तो ये साइज का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो साइज सबसे कम किसका होगा, Li का। जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन कम, और जिसका साइज कम उसकी पोलराइजेशन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर में आएगा आंसर Li प्लस का सबसे ज्यादा, Na प्लस का उससे ज्यादा, K प्लस का उससे ज्यादा, और सबसे कम Rb प्लस का। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसमें कौन सा करेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक करेक्टर की कोवेलेंट करेक्टर। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कौन सा करेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर। जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, लेकिन जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, इधर से जब आप उधर जाएंगे लिथियम, इधर से जब आप इधर जाएंगे तो उसका आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है। लॉजिक क्लियर है? थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, आप जब उसको हीट देंगे तो वो डिसोसिएट नहीं करेगा CO2 प्लस वाटर में, यानी यहां पे CO2 गैस नहीं निकलेगा। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब आप इसको हीट करेंगे तो यहां CO2 गैस नहीं निकलेगा। तो जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ये CO2 गैस रिलीज, अगर मान लीजिए घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ ले कि CO2 गैस रिलीज होता है कि नहीं होता है, आंसर उसका थर्मल स्टेबिलिटी, इनडायरेक्टली आयनिक नेचर, इनडायरेक्टली फेजांस रूल। डन। यहां पे जाके आपका फेजांस रूल समाप्त हुआ। अगली क्लास में अब हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, आयनिक बॉन्ड में कौन सा करेक्टर घुसेड़े, कोवेलेंट करेक्टर। अब कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर बनाया हुआ है कि पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसे पहले बताया बॉन्ड की थ्योरी, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताने के बाद फिर आयनिक बॉन्ड में घुसे, आयनिक बॉन्ड का सब कुछ पता कर लिए भाई, उसके कब आयन मतलब कब सॉलिड बनता है, कब डिसॉल्व करता है, उसका आयनाइजेशन, एंथैल्पी, लैटिस, सॉल्वेशन सब खत्म कर लिए, उसके सारे फैक्टर पढ़ लिए। फिर एक रूल आया जिसको फेजांस रूल कहते हैं, जो कहता है कि भाई आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो फिर हमने थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर के बारे में पढ़ा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बाद मेटालिक। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला पार्ट था वो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर थ्योरीज में जाएंगे, VSEPR, VBT, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT। 5 थ्योरी के बाद वीक बॉन्ड में जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।